नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द कॉपी किताब के इस यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं डेली करंट अफेयर्स और आज हम पढ़ेंगे 7 अक्टूबर 2021 के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट जीके के क्वेश्चन, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 4 से 10 अक्टूबर के बीच। 4 से 10 अक्टूबर के बीच मनाने का कारण है क्योंकि 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ रूस ने, जो अब रूस है उसका नाम पहले सोवियत संघ रूस हुआ करता था 1991 से पहले, उसने पहला मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट ये अंतरिक्ष में भेजा था। तो 4 अक्टूबर 1957 के कारण ये 4 अक्टूबर से शुरू होता है। और 10 अक्टूबर की कहानी यह है क्योंकि 10 अक्टूबर 1967 को अंतरिक्ष में चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों के खोज के लिए अंतरिक्ष के इस्तेमाल पर सभी देशों के बीच एक शांति समझौता यानी एक शांति संधि हुई थी। इसलिए 4 अक्टूबर और 10 अक्टूबर की डेट अंतरिक्ष की दुनिया में एक महत्वपूर्ण दिवस है। इसलिए 4 से 10 अक्टूबर के बीच विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस भी मनाया जाता है और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। और विश्व पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राजील में रियो डी जेनेरो में हुआ था। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है और 1 अक्टूबर को विश्व वृद्धजन दिवस मनाया जाता है और 1 अक्टूबर को चाइना का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 2021 में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह यानी 4 से 10 अक्टूबर के बीच मनाए जाने वाले विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की थीम है अंतरिक्ष में महिलाएं, विमेन इन स्पेस। इसको मनाने की शुरुआत 1999 में हुई थी। 1999 में 6 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ये विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर के बीच मनाने की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भौतिक शास्त्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये 3 व्यक्तियों को दिया गया है। पहले हैं शुक्रो मानेबे जो कि जापान के हैं, दूसरा है क्लाउस हसलमैन जो कि जर्मनी के हैं और तीसरे हैं जियोर्जिया पारसी जो कि इटली के हैं। इनमें इन 2 को एक अलग खोज के लिए मिला है और इनको एक अलग खोज के लिए मिला है। जियोर्जिया पारसी को मिला है परमाणु से लेकर ग्रहों के मानदंडों तक भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव की परस्पर क्रिया की खोज के लिए जियोर्जिया पारसी को यह नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जबकि शुक्रो मानवे और क्लाउस हासलमैन को दिया गया है पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, ग्लोबल वार्मिंग के पूर्वानुमान की परिवर्तनशीलता और प्रामाणिकता के मापन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ये इन 2 को दिया गया है और एक अलग क्षेत्र में इनको दिया गया है। इन्होंने 1960 के दशक में जो जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर प्रभाव पड़े हैं उनकी इन्होंने 1960 में ही पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। जो आज असर दिख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के, ये इन्होंने पहले ही बता दिए, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है फिजिक्स का नोबेल 2021 में। अभी हाल ही में डेविड जूलियस और आर्डम पाटापोसेम को 2021 का चिकित्सा का नोबेल दिया गया है। और नोबेल पुरस्कार 1901 से दिए जाते हैं और ये स्वीडन की सरकार देती है और कुल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। सबसे पहले इसकी घोषणा होती है अक्टूबर के माह में। सबसे पहले चिकित्सा के नोबेल की घोषणा होती है, फिर उसके बाद फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के नोबेल की लगातार घोषणा होती है।
और इन 6 क्षेत्रों में से 5 क्षेत्रों में तो 1901 से ही दिया जाता है, जबकि अर्थशास्त्र को 1969 में सबसे पहले शामिल किया गया था। और शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, जबकि अन्य 5 क्षेत्रों के नोबेल पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। ये दिए जाते हैं 10 दिसंबर को, क्योंकि 10 दिसंबर 1896 को जिस व्यक्ति की याद में ये पुरस्कार दिए जाते हैं, अल्फ्रेड नोबेल, उनकी मृत्यु हुई थी 1896 में 10 दिसंबर को। अल्फ्रेड नोबेल ये डायनामाइट के आविष्कारक हैं और इन्होंने कुल 355 आविष्कार किए हैं, और ये स्कैंडिनेवियाई बिजनेसमैन भी हैं। तो इसको कल हमने डिटेल से पढ़ा था, नोबेल पुरस्कार कब से शुरू हुए थे और कब कब किसको किसको मिले हैं। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो और इसकी संसद का नाम है स्टॉर्टिंग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी अर्टोन कैपिटल ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग के अनुसार सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो अभी एक एजेंसी है अर्टोन कैपिटल, इसने एक पासपोर्ट रैंकिंग जारी की है जिसमें सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है यूएई का, यानी संयुक्त अरब अमीरात का। इसने इसमें टॉप किया है और इसमें भारत का स्थान है 85वां। पिछले साल 84 स्थान पर था भारत, और सबसे लास्ट में 112वें नंबर पर है अफगान जलेबी अफगानिस्तान, क्योंकि यहाँ पर अभी हाल ही में एक कट्टरपंथी संगठन तालिबान का शासन कायम हुआ है। तो यहाँ पर लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो यहाँ पर कोई जाना भी नहीं चाहता है, इसलिए पासपोर्ट रैंकिंग में यह सबसे नीचे है, यानी इसने नीचे से टॉप किया है। और पाकिस्तान 109 नंबर पर है, जबकि हेनली पासपोर्ट रैंकिंग में जापान टॉप पर है और ये हमेशा टॉप पर रहता है। हेनली पासपोर्ट रैंकिंग साल में 2 बार जारी होती है, उसमें टॉप पर रहता है जापान। और भारत की उसमें भी रैंकिंग ये 84, 85, 86 यही आती रहती है हर साल। यूएई ये टॉप है क्योंकि इसके नागरिकों को, यानी इसका जो वीज़ा है उसको लेकर 152 देशों में जाया जा सकता है। 152 देशों में प्रवेश की अनुमति सरकारें देती है। 98 देश तो ऐसे हैं जहां यूएई के नागरिकों को बिना वीज़ा प्रवेश दिया जाता है, और 54 देश वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा देते हैं, यानी हाथों हाथ वीज़ा देके प्रवेश देते हैं। इसलिए संयुक्त अरब अमीरात का पासपोर्ट इसमें टॉप पर है। यूएई की राजधानी अबू धाबी है, जापान की राजधानी टोक्यो है, अमेरिका की वाशिंगटन डीसी है और भारत की नई दिल्ली है। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, चक्रवाती तूफान शाहीन का नाम किस देश द्वारा दिया गया? तो अभी रिसेंटली अरब सागर में एक तूफान आया है जिसका नाम है चक्रवाती तूफान है शाहीन, और इसका नाम दिया है कतर ने। कतर की राजधानी दोहा है और यह मध्य पूर्व का एक देश है, पश्चिमी एशिया में स्थित है। इनको अरब देश भी कहते हैं जिनमें यह शामिल है। और रिसेंटली ये ओमान में अभी तबाही मचा रहा है, और ये भारत के तटों से होकर निकलता हुआ पाकिस्तान के मकरान तट से टकराया था, फिर ईरान होते हुए ये खाड़ी देशों तक पहुंच गया था। इसका नाम कतर ने दिया था। जबकि इससे पहले जो तूफान आया था अभी रिसेंटली गुलाब, जो कि बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था, उसका नाम गुलाब था और वो नाम पाकिस्तान ने दिया था। जबकि ताउते तूफान का नाम म्यांमार द्वारा दिया गया था, निसर्ग का नाम बांग्लादेश द्वारा, और यास तूफान का नाम ओमान ने दिया था। ओमान की राजधानी मस्कट है, म्यांमार की राजधानी नेपिता और बांग्लादेश की राजधानी ढाका, कतर की राजधानी दोहा। यह वही कतर है जिन्होंने तालिबान और अमेरिका के बीच में शांति समझौता करवाया था, और यहीं पर अपने पहले संसदीय चुनाव का आयोजन भी कतर करवा रहा है, जिसमें महिलाओं को भी उसमें हिस्सा लेने की अनुमति दी गई है। ये एक पूर्ण राजशाही वाला देश है। अब इसका नामकरण कैसे किया जाता है? तो हिंद महासागर में उत्पन्न होने वाले तूफानों का नाम
13 देशों का एक पैनल देता है। वो 13 देश हैं: भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, पाकिस्तान, ईरान, श्रीलंका, मालदीव, ओमान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और यमन। ये सभी वो देश हैं जिनकी सीमा हिंद महासागर से लगती है और ये समुद्री सीमा वाले देश हैं। तो जो तूफान आते हैं, चक्रवाती तूफान, उनका नुकसान भी इनको होता है। तो इनका एक पैनल है 13 देशों का, वो इनके नामों का निर्धारण करता है। अभी 2020 में सभी 13 देशों ने 13 नाम सुझाए थे, यानी कुल 169 नाम सुझा दिए हैं। अब अगले 169 तूफान आएंगे, उनके नाम डिसाइड हो चुके हैं। ये जब पूरे होंगे तब नए डिसाइड किए जाएंगे। इनका नाम छोटा रखा जाता है और 8 अक्षर से बड़ा होता नहीं है ये। और इनका नाम ऐसे रखा जाता है जिसमें किसी देश, धर्म, पंथ और जाति के नाम के साथ जुड़ा हुआ नहीं हो और उससे किसी की इंसल्ट नहीं हो, ऐसा नाम ये देश निर्धारित करते हैं। हिंद महासागर के क्षेत्र में चक्रवातों का पूर्वानुमान लगाने वाली सबसे शीर्ष एजेंसी है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, IMD। यानी इन 13 देशों में सबसे टॉप पर अगर कोई मौसम संस्था है तो वो भारत की IMD है। चक्रवात समुद्र में उठने वाले तूफानों को कहते हैं। उत्तरी ध्रुव में चक्रवातों की घूमने की दिशा होती है एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में घूमते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज घूमते हैं। और अमेरिका के आसपास उठने वाले चक्रवातों को हेरिकेन कहा जाता है। इसमें लोकेशन है ओमान की, ये यहाँ है, और इसके ऊपर UAE है, और UAE के पास में कतर है। और सभी देशों को देखें तो इधर मालदीव है, ये श्रीलंका है, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान, ये ईरान, और ये यमन, और ये सऊदी अरब, ये ओमान, ये UAE और ये कतर, और इधर ये म्यांमार है, ये बांग्लादेश है, और ये थाईलैंड है। ये देश मिलकर ये हिंद महासागर का क्षेत्र है, इंडियन ओशियन। इनमें आने वाले चक्रवातों के नामों का निर्धारण ये करते हैं। ये चाइना है और ऊपर ये पिंक कलर में रूस है, ये जापान है, ये ताइवान है, ये फिलीपींस है, और इधर नीचे कोने में है ऑस्ट्रेलिया, और ये इधर अफ्रीका महाद्वीप है, ये ऊपर यूरोप है। फिर अगला क्वेश्चन, भारत किस देश से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है? तो यह देश है रूस। S-400 S-300 का अपग्रेडेड वर्जन है और इसे भारत खरीद रहा है। भारत और रूस के बीच जब इसकी डील हुई थी तब अमेरिका ने धमकी भी दी थी कि यह डील न करे वरना अमेरिका के साथ संबंध खराब हो जाएंगे। तब अमेरिका के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने धमकी दी कि अगर भारत ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा तो भारत और अमेरिका के बीच संबंध खराब हो जाएंगे, परंतु भारत ने इसकी परवाह नहीं की और रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद लिया है। तो यह अभी रिसेंटली चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी वायुसेना प्रमुख VR चौधरी ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 2021 के अंत तक S-400 मिसाइल सिस्टम भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा। VR चौधरी भारत के वायुसेना प्रमुख बने हैं RK सिंह भदौरिया के स्थान पर, और वायुसेना का स्थापना दिवस है 8 अक्टूबर, और 1932 में भारतीय एयरफोर्स की स्थापना हुई थी। इसका आदर्श वाक्य है नभ स्पर्शम दीप्तम। S-400 मिसाइल को बना रहा है अल्साद सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ऑफ रूस की एक कंपनी है, वो बना रही है, और ये 400 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेदने में सक्षम है और 10,000 फीट तक की ऊंचाई तक ये हमला कर सकती है। इसकी स्पीड होगी 4.8 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी पर सेकेंड ये 4.8 किलोमीटर चलती है, और एक साथ 36 टारगेट को निशाना बनाने में ये सक्षम है। और ये विमान, मिसाइल और ड्रोन को 400 किलोमीटर दूर से ही निशाना बनाकर नष्ट कर सकती है। और ये एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है,
सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। इसकी डील भारत ने रूस से 2018 में की थी और 2021 के अंत तक यह भारत को डिलीवर हो जाएगी और भारतीय सेना में शामिल हो जाएगी। अभी रिसेंटली रूस ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकोन का भी सफल परीक्षण किया है। इसकी स्पीड ध्वनि की गति से 9 गुना तेज होगी, यानी 9 मैक इसकी स्पीड होगी। और हाइपरसोनिक मिसाइल हवांगसोंग 8 का सफल परीक्षण उत्तरी कोरिया ने किया है। उत्तरी कोरिया के तानाशाह है किम जोंग उन और रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। इजराइल से भारत हेरोन ड्रोन खरीद रहा है और फ्रांस से राफेल विमान खरीद रहा है। राफेल विमान को फ्रांस की दसोल्ट एविएशन कंपनी बना रही है। रूस से ही भारत ने सुकोई M30 विमान खरीदे हैं, जबकि मिराज विमान भारत ने फ्रांस से खरीदे हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में पहली फिल्म की शूटिंग करने वाला देश कौन सा है? तो ये शूटिंग कर रहा है रूस। अंतरिक्ष स्टेशन ISS अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में पहली फिल्म की शूटिंग चल रही है। तो ये कलाकार हैं रूस के और ये रूस द्वारा भेजे जा रहे हैं अंतरिक्ष में। हालांकि इसी साल नासा ने और स्पेस एक्स ने टॉम क्रूज के साथ एक अंतरिक्ष में फिल्म शूटिंग की घोषणा की थी, परंतु अभी उस पर काम जारी नहीं हुआ है, जबकि रूस ने इस पर काम जारी कर दिया है और ये अभी भेजने वाला है अपने कलाकारों को। तो ये टीम अभी अंतरिक्ष में जाने वाली है और इसमें एक्ट्रेस है यूलिया पेरेसिल्ड और डायरेक्टर है फिल्म के क्लिम सिम्पेको। जबकि इस टीम की जो कि अंतरिक्ष में जाएगी, इसकी अगुवाई करेंगे अनुभवी अंतरिक्ष यात्री एंटोन साकापलेरोव। ये बेंकोनूर कोस्मोड्रोम यानी पूर्व सोवियत रूस के कजाकिस्तान से ये रवाना होंगे और जिस अंतरिक्ष यान से ये जाएंगे उसका नाम है सोयूज MS-19 और 12 दिन तक ये अंतरिक्ष स्टेशन में रहेंगे। और जो फिल्म बन रही है उसकी कहानी है, एक महिला डॉक्टर है जो अंतरिक्ष यात्री को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जाती है। और यह जानकारी रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस ने दी है। उसी ने यह कहानी भी बताई है कि यह कहानी है फिल्म की। और ये वापस आएंगे 17 अक्टूबर को, कैप्सूल में पृथ्वी पर वापसी करेंगे और वापसी में इनके साथ आएंगे अंतरिक्ष यात्री ओलेग नोवित्स्की, जो कि पिछले 6 महीने से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में ही है, वो इनके साथ वापस आ रही हैं। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस है, अमेरिका की है नासा, भारत की इसरो, जापान की जाक्सा और यूरोपीय देशों की है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने कराची शहर के ढांचागत विकास कार्यों के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किस देश के साथ समझौता करेगा? इसके लिए माई बाप एक ही है, चीन। इसके साथ इसने समझौता किया है और समझौते का नाम दिया है कराची कोस्टल कम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट जोन। और ये प्रोजेक्ट CPEC, आपने नाम सुना होगा CPEC प्रोजेक्ट, उसके अंतर्गत ही इसको शामिल किया गया है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये CPEC जो है ये BRI के अंतर्गत आता है। ये BRI क्या है? तो ये चाइना की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसकी फुल फॉर्म है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट। इसके तहत ये अपने देश को महत्वपूर्ण बंदरगाहों और देशों से जोड़ेगा। तो इसका सबसे पहले निशाना बनता है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान चाइना की कॉलोनी बन चुका है, यानी एक उपनिवेश बन चुका है। चाइना जो करता है पाकिस्तान में वो उसको मानना पड़ता है हाथ पैर जोड़ के, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान के पास, क्योंकि पाकिस्तान ने चीन से इतना लोन लिया है कि वो वापस चुका नहीं पाएगा। तो जो भी योजना चीन बनाता है वो इसको माननी पड़ती है। सिंजियांग प्रांत को ग्वादर बंदरगाह से जोड़ने के लिए CPEC प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। इसका भारत विरोध करता है क्योंकि ये भारत के कश्मीर वाले हिस्से से गुजरता है जो पाकिस्तान के नियंत्रण में है। तो चीन है जिसने कराची के विकास के लिए यह कार्य किया है। इसमें चीन का इंटरेस्ट क्या है? क्योंकि कराची अरब सागर के तट पर बसा हुआ शहर है, वहाँ से चाइना को बंदरगाह
उपलब्ध हो जाएगा अपने देश के कार्यों के लिए। इसलिए ग्वादर के बाद कराची पोर्ट भी चीन को सौंप दिया है पाकिस्तान ने, जबकि श्रीलंका भी चाइना के जाल में फंसा हुआ है। इसने कोलंबो बंदरगाह को 99 साल के लिए चाइना को लीज पर दे दिया है। तो ये पाकिस्तान है जिसने चाइना को कराची के विकास के लिए कमान सौंपी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये इंडेक्स है जिसमें 190 देशों में से पाकिस्तान की रैंकिंग है 108, जबकि भारत की रैंकिंग है 63वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन है तुर्की के राष्ट्रपति कौन है? तो इसमें कोई खास बात नहीं है, पर यह है रिसेप तैयप एर्दोगन। खास बात यह है, वैसे कोई खास बात नहीं है क्योंकि ये फालतू आदमी है, पर अभी रिसेंटली यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र महासभा कहते हैं और जिसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है, उसका 76वां अधिवेशन चल रहा था अमेरिका में। तो उसके सभी 193 सदस्य देश वहाँ हिस्सा लेने गए हुए थे। तो इस रिसेप तैयप एर्दोगन जो कि तुर्की के राष्ट्रपति है और मुस्लिम राष्ट्रों के ये नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन्होंने मांगा जो बाइडेन से मिलने का टाइम। जो बाइडेन है अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति, तो इस चर्चा ने जो बाइडेन से मांगा टाइम मिलने का। जो बाइडेन ने इसको कर दिया मना। तो इसकी हालत हो गई है इमरान खान की तरह। इमरान खान ने भी जो बाइडेन से टाइम मांगा था पर दिया नहीं जो बाइडेन ने, जबकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां गए हुए थे, उनको जो बाइडेन ने टाइम दिया और उनके साथ मुलाकात की। इसलिए ये 24 सितंबर को जब ये गए हुए थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग में, तो इनको बेइज्जत करके जो बाइडेन ने निकाला है, इसलिए ये चर्चा में है। और उसके कारण ये अमेरिका को धमकियां भी दे रहे हैं, रूस के साथ हाथ मिला रहे हैं, क्योंकि रूस अमेरिका का विरोधी देश है। व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं, इब्राहिम रईसी ये है ईरान के राष्ट्रपति, शी जिनपिंग चाइना के राष्ट्रपति हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है इमरान खान। 9वां है किस राज्य द्वारा अनुप्रति योजना की शुरुआत की गई है? तो ये एक कोचिंग की योजना है जिसमें 1 लाख तक की सहायता राशि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को राजस्थान सरकार उपलब्ध करवाएगी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए। और उत्तर प्रदेश ने जो कोचिंग के लिए योजना शुरू की है उसका नाम है अभ्युदय योजना। यह भी कोचिंग से संबंधित है। और मिशन हौसला है उत्तराखंड का। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, उत्तराखंड की है देहरादून, और इसकी एक और राजधानी है गैरसैंण, हरियाणा की है चंडीगढ़। 10वां क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया को किस विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई है? तो केंद्रीय मंत्री, ये केंद्र में कौन से मंत्री हैं? तो ये है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। तो इनको हाल ही में पीएचडी की उपाधि दी गई है। महाराजा कृष्ण कुमार सिंह विश्वविद्यालय जो कि गुजरात के भावनगर में है, इन्होंने 2017 से पीएचडी शुरू की थी। तो ये 1 अक्टूबर 2021 को इनकी पीएचडी पूरी हो गई है और इनको पीएचडी की उपाधि मिल गई है। इन्होंने किस क्षेत्र में पीएचडी की है? क्योंकि पीएचडी का एक विशेष विषय होता है, तो इनका विषय जो है वो है सामुदायिक विकास और भविष्य की चुनौतियों में ग्राम विद्यापीठों की भूमिका। इस विषय में इन्होंने पीएचडी की है मनसुख मंडाविया ने। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में है, और मदन मोहन मालवीय द्वारा इनकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय एमडीएस है अजमेर में राजस्थान में। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें। धन्यवाद।